हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एग्जाम्स बहुत ही पास है, कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप सब तो प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो मैंने सोचा मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। यस, सो टुडे आई एम हियर विद सम क्लास 10 ICSE MCQs। वो कहाँ से है? सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैव सॉल्व फॉर यू हियर, एंड आपको उसमें बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करने हैं ये MCQs। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस जस्ट स्टार्ट टू द क्वेश्चंस। So first question here. Okay, let us read the question quickly. It says a clockwise moment produced by a force about a fulcrum is considered to be. तो clockwise moment हम हमेशा कैसे consider करते हैं? It is always considered to be negative. तो इसका आंसर होगा negative. Anti clockwise हमेशा positive होता है and clockwise हम moment consider करते हैं negative. Right. The next question है when the speed of a moving body is doubled, then its kinetic energy is what? In how many times it increases. तो ये कैसे सॉल्व करेंगे हम? इसमें जैसे देखते हैं कि आपका v हो गया 2v, राइट? सो मेरा फॉर्मूला है हाफ mv² फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो अगर v को मैंने 2v से रिप्लेस किया तो क्या होगा? हाफ m इंटू 2v² which becomes equal to half m 4v²। तो अगर ये 4 मैंने यहां पे लिया तो क्या हो जाता है? 4 टाइम्स हाफ m v²। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इट बिकम्स 4 टाइम्स, राइट? तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है डी। द एनर्जी कन्वर्जन इन वॉशिंग मशीन। तो हम जो इनपुट देते हैं दैट इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकल एंड वी सी दैट मशीन रोटेट्स, दैट्स अ मैकेनिकल आउटपुट, सो इट इज इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, ऑप्शन इज बी। Which of the following, next question is which of the following radiation suffer maximum deflection in magnetic field? अगर आपने वो डायग्राम देखा होगा तो आपको दिखेगा कि अल्फा बीटा और गामा में सबसे ज्यादा डिविएशन होता है बीटा रेडिएशंस का। सो आंसर इज बीटा रेडिएशन एंड ऑप्शन इज बी। Okay, moving on to next question. Now, two notes are produced from two different musical instruments such that they have same loudness and same pitch. Now, the produced notes differ in their. Now, अगर loudness and pitch same है तो क्या different होना है? उनका quality, and quality is defined by their waveform. तो उनका waveform अलग है, that is what differentiates two sounds, right? Next, when current I flows through a wire of resistance R for time t, then the electrical energy produced is given by. तो अगर ये रेजिस्टेंस में से करंट पास होता है तो हीटिंग जनरेट होती है। हीट एनर्जी के टर्म्स में हमने देखा है हीट प्रोड्यूस क्या होता है? I² RT. So that's going to be our answer, I² RT, option A. Next is a concave lens. A concave lens produces, so concave lens हमेशा कौन सा वाला, कैसा वाला इमेज प्रोड्यूस करता है? It's always a virtual and a diminished image, right? So virtual and diminished को हम टिक करेंगे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स अंडर अ पीरियोडिक फोर्स, द वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी आर ऑलवेज, मतलब पीरियोडिक फोर्स, रिपीटेड अगर वो फोर्स लगाया जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन, राइट? सो ऑप्शन होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन, ऑप्शन सी। फटाफट आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें 50 क्वेश्चंस तो मिनिमम सॉल्व करने ही है, ठीक है? चलो नेक्स्ट। नाउ इफ the strength of current flowing through a wire is increased, the strength of the magnetic field produced by it, of course हम current increase करते हैं तो क्या होता है? उसका magnetic field भी strengthen हो जाता है, right? तो current increase से magnetic field क्या हो जाएगा? Increase हो जाएगा। So option B. Next, specific latent heat of a substance. Specific latent heat of a substance, उसमें ऑप्शन दिया है is directly proportional to mass, is directly proportional to the change in the temperature, depends on the material, is inversely proportional to the mass. तो specific क्या होता है? Whenever there is a word specific, that means it is specific to a material.
है ना, हर मटेरियल का ये वैल्यू अलग होगा। तो इट डजंट डिपेंड ऑन द मास, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास तो है ही नहीं, ए नहीं है, बी नहीं है। जैसे मैंने बोला स्पेसिफिक जब भी वर्ड आता है तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्पेसिफिक टू द मटेरियल, तो वी विल से दैट इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। तो ऑप्शन हो गया सी, राइट? ओके, now let us move to the next question. Specific heat capacity of a substance X is 1900 joule per kg per degree Celsius. Means क्या? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर हम देखें कि substance absorbs X absorbs 1900 joule for 1 degree rise in temperature, but then where is that kg coming? तो वो kg भी आना चाहिए, right? So what is the option? 1 kg of substance, suppose X है ना, absorbs 1900 of joule, 1900 joule heat to increase the temperature by 1 degree or 1 degree rise in temperature, है ना। तो कितना है मास उसका? 1 kg of a substance absorbs 1900 joule for 1 degree Celsius rise in temperature। तो जिसमें आपने जूल का भी डेफिनेशन आ गया, किलोग्राम का भी आ गया और डिग्री सेल्सियस राइज भी आ गया, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, right? Okay, let us move to the next question. When a ray of light travels normal to the given surface, the angle of refraction is, जब वो नॉर्मल के अलोंग जा रहा है तो मतलब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? वो भी जीरो ही होगा, है ना। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या रहेगा? 0 डिग्रीज, राइट? सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्री वाइब्रेशंस क्या होते हैं? फ्री वाइब्रेशंस आर द ones which are under the, we can say in the वैक्यूम, है ना। तो उसमें क्या हो जाता है? देयर इज नो डैम्पनिंग फोर्स, उसको कम करने वाला कोई फोर्स है नहीं, तो उसका मैग्नीट्यूड वो कांस्टेंट रहेगा। सो कैन वी सी एनी ऑप्शन हियर? द वाइब्रेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पीरियोडिक फोर्स तो नहीं है, बी भी नहीं है, लार्जर एम्पलीट्यूड तो होता नहीं है, बट अगर आप सी भी नहीं हो सकता, कंटिन्यूसली डिक्रीजेस, वो डैम्पनिंग तो हो ही नहीं रही है ना। तो ऑप्शन क्या है? द वाइब्रेशंस विद कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, क्योंकि उसको डैम्पनिंग करने वाला कोई फोर्स दूसरा है नहीं। सो दोज आर द फ्री वाइब्रेशंस, ऑप्शन इज डी। Now the graph plotted for a potential difference against current for ohmic resistance, कैसा होता है? याद है कुछ? ओके, ये ऐसा होता है, दिस इज V एंड I। अगर आपने ग्राफ अच्छे से याद किया है तो आपको पता रहेगा कि इट इज लाइक दिस। सो हाउ इज इट? इज इट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन? तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या हमारे पास? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now the next one is pretty easy. The diagram below shows 4 sound waves which is having the highest pitch. तो हम जानते हैं हाईएस्ट पिच वाला, देखो ए तो नहीं है, बी यस हो सकता है बी, बाकी तो सब में पिच कम ही है ना। तो बी इज द ऑप्शन, हाईएस्ट पिच वाला इज द बी वेव, राइट? ओके, नाउ द कंडक्टर ए बी इज केप्ट अलोंग अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जैसे इन लोगों ने मार्क किया है, आपको वही डायरेक्शन फॉलो करना है, ठीक है। So north south direction of the earth above the magnetic needle. तो magnetic needle नीचे है कंडक्टर से, राइट। नाउ व्हेन द की K इज क्लोज, मतलब जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तब इसमें और क्या होगा? नीडल का डिफ्लेक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? तो इसके लिए आप सिंपल यूज कर सकते हो रूल विच इज कॉल्ड एज अ स्नो रूल, है ना। ऐसा कोई मतलब वो नहीं है, बट जस्ट टू रिमेंबर यू कैन यूज दिस रूल। सो ये रूल क्या बोलता है? इफ द करंट पासिस इन अ कंडक्टर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यहाँ पे कैसे जा रहा है करंट? देखो साउथ टू नॉर्थ ही जा रहा है, ए टू बी ही जा रहा है, देन द डिफ्लेक्शन विल बी टूवर्ड्स वेस्ट। तो हमारा डिफ्लेक्शन नीडल का कहाँ होगा? टूवर्ड्स द लेफ्ट, प्रोवाइडेड दैट इट इज केप्ट बिलो द कंडक्टर, द नीडल इज केप्ट बिलो द कंडक्टर। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ओके द लास्ट वन डी, है ना, द नीडल विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स वेस्ट। सो हो गया ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कॉइल बाउंड अराउंड अ पीस ऑफ आयरन कैन बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली व्हेन द सर्किट इज ओपन,
नो क्वेश्चन ऑफ इट, बिकॉज सर्किट ओपन है तो करंट ही नहीं जाएगा, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे बिहेव ही नहीं करेगा. The magnetic compass is present in the vicinity. It is just to sense. Compass क्या करता है? सिर्फ sense करता है. Galvanometer is connected to the circuit. Galvanometer कुछ आपको बताएगा नहीं उसका detail, right? Unless their current flows in it, isn't it? So that's our last option. और D option, a current flows in a circuit. है ना? काफी सिंपल से क्वेश्चंस है, काफी डायरेक्ट से क्वेश्चंस है. आई गेस ये सब आपको समझ में आ रहे हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. Now, if water absorbs 4,000 joule of heat. Okay, the next question is if water absorbs 4,000 joule heat to increase the temperature of 1 kg water through 1 degree Celsius, then the specific heat capacity of water is. अगर हम उसका फॉर्मूला लगाए तो हम देखते हैं कि Q is equal to mc delta T. तो हमें C फाइंड आउट करना है, which is going to be equal to Q by m into डेल्टा टी. अब ये Q कितना दिया है? 4000 दिया है ना, डिवाइडेड बाय मास कितना है? 1 kg इंटू टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस. तो वैल्यू क्या आया हमारा? वैल्यू आया 4000 जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस. बट ये किसके लिए आया? पर 1 किलोग्राम. बट हमें ऑप्शंस में कहीं पे 1 किलोग्राम का दिया ही नहीं है ना. तो अगर मुझे देखना है, देखो जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, इसमें अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, है ना, तो ये केजी अगर मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? 4000 डिवाइडेड बाय मेरा होगा 1000, विच गिव्स मी द आंसर एज 4 जूल पर ग्राम, 4 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, राइट? So your answer is going to be this. Okay. Next, water is used in car radiators because it is a good conductor of heat. Definitely not. It conducts heat faster as compared to the other substances and cools the engine quickly. Its specific heat capacity is very low. नहीं, ये तो सही नहीं है. तो क्या है नेक्स्ट? इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज वेरी हाई, सो इट कैन कूल द इंजन विदाउट ग्रेटर इंक्रीज इन इट्स ओन टेम्परेचर. तो ये है सही आंसर, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होता है. तो ऑप्शन इज डी, राइट. नेक्स्ट इज द हेवीएस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन इज. अल्फा है, बीटा है, गामा है या एक्स-रे रेडिएशन है. तो इसमें अल्फा रेडिएशन इज द करेक्ट आंसर. व्हाई? Because it has 2 protons and it has 2 neutrons. तो दोनों का 2 protons और 2 neutrons मिला के definitely is going to be having more mass, right? So heavy ज़्यादा हो जाता है. So option is alpha radiation. Now to study the age of excavated material of archaeological significance, we study the rate of decay of an isotope of. तो ये कार्बन डेटिंग जो बोलते हैं ना, नाम में ही आ जाता है. कार्बन डेटिंग के लिए कौन सा वाला वो यूज करते हैं? वी आर यूजिंग दी आइसोटोप, कार्बन आइसोटोप, और उसको बोलते हैं कार्बन 14, राइट. नेक्स्ट, ओके, चलो. द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय इक्विलैटरल प्रिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन. तो जो इक्विलैटरल प्रिज्म का डेविएशन का डायग्राम हमने देखा है, इवन वी लर्न द फैक्टर्स, उसमें भी क्या आता है? इट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस. साइज तो नहीं है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, तो आपका वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया. देन कलर, यस, कलर एंड वेवलेंथ. तो ये 3 तो सही है, उसमें क्या सही नहीं है? इट डजंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द प्रिज्म. करेक्ट. ओके, नेक्स्ट. Now next है, the refractive index of diamond is 2.4 times or other 2.4. It means that, what does that mean 2.4? जैसे हमने refractive index का फॉर्मूला भी देखा हुआ है ना. So based on that what we can conclude that the speed of light in vacuum, इसमें से ऑप्शन आप देखोगे C है ना. वैक्यूम में स्पीड कितना टाइम्स? 2.4 टाइम्स ज्यादा होता है than the diamond. और अगर हम इन टर्म्स ऑफ डायमंड देखोगे तो उसमें क्या होगा? 1/2.4 टाइम्स दी वैक्यूम, isn't it?
तो जो भी ऑप्शन आपके पास है करेक्ट वाला चूज कर लेना उस टाइम पे। तो यहाँ पे है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 2.4 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। सो डायमंड में कम है स्पीड। करेक्ट। नेक्स्ट विल मूव टू द क्वेश्चन फर्दर। Now an object of height 10 centimeter is placed in front of a concave lens, है ना, concave lens के सामने रखा है, whose focal length is 20 centimeter at a distance of 25 centimeter from the lens. तो उसको रखा है 25 centimeters. Is it possible to capture this image on a screen? Select the correct option. तो concave lens कैसा वाला image देता है? याद कर लो, concave lens ओके क्या ये रियल इमेज देता है? नहीं, तो फिर वर्चुअल देता है? यस, है ना, कॉनकेव इमेज में कभी भी आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आएगा ही नहीं। तो कौन सा वाला आएगा? तो इसमें रियल इमेज आ ही नहीं रहा, तो ऑप्शन सी इज देयर, नो, एज द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल। यस, तो अगर इरेक्ट रियल है तो इन्वर्टेड आएगा, तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट भी आएगा। बट ये यस बोल रहा है, बट हमें क्या है? नो ऑप्शन, नो, इट डजंट गिव इट ऑन द स्क्रीन, राइट? सो दैट्स द आंसर। नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट आई एम, ये देख सकते हो, ये आई एम बोला है, इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब ABCD है दिया हुआ, उस पर वो इंसिडेंट रे है। नाउ द एमर्जेंट रे आपको आइडेंटिफाई करना है, तो देख लो इसमें से कौन सा वाला हो सकता है। क्या पढ़ा है हमने? emergent ray is always going to be parallel to the incident ray, है ना। ये बेसिक हमने ग्लास लैब के रिफ्रैक्शन में देखा हुआ है कि हाँ, अगर वो रे पैरेलल है इंसिडेंट रे के तभी वो अपना करेक्ट एमर्जेंट रे है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये तो पक्का ही नहीं है क्योंकि ये बेंडिंग अलग हो रही है। इन तीनों में से अभी बेंडिंग जो अवे हो रही है उसमें द वन विच इज पैरेलल, तो इसमें देखो NQ जो है विच इज पैरेलल टू दी इंसिडेंट रे, है ना, एक्सटेंडेड जो इंसिडेंट रे है उसके साथ। तो आपका ऑप्शन रहने वाला है ANQ, है ना। जो भी चीज आपने पढ़ा है सेम चीज आपको थोड़ा सा अप्लाई करना है एंड यू विल गेट दी आंसर्स। The next question says the color of white light which is deviated least by a prism. So अगर आपको ये डायग्राम याद होगा, ये प्रिज्म है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रही है, व्हाइट लाइट जा रही है ना, तो ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे बेंड होती जाती है, और सबसे जो ऊपर कलर रहता है वो होता है रेड एंड सबसे नीचे होता है जो वायलेट। सो बेंडिंग सबसे कम किसकी हो रही है? रेड कलर की। सो द करेक्ट ऑप्शन इज रेड। Okay, now the wavelength range of visible light is, ये विजिबल लाइट का रेंज आपको हमेशा याद रखना है इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ nanometer, right? For nanometer it's going to be 400 nanometers to 800 nanometers. In terms of angstrom it's going to be 4000 angstrom to 8000 angstrom. तो ये वैल्यूज आप याद रख लेना, है ना, किसी टर्म्स में भी पूछ सकते हैं। सो इन नैनोमीटर इट्स 400 to 800, right? Okay, next. Now the relation between CGS and SI unit of moment of force. तो moment of force क्या होता है? Force into the perpendicular distance, है ना। So force क्या हो गया? Force into the perpendicular distance is equal to, force का unit हो गया न्यूटन एंड डिस्टेंस का हो गया मीटर। नाउ न्यूटन अगर हमने CGS यूनिट में कर दिया तो दैट विल बी 10 to the power 5 डाइन, इनटू मीटर को सेंटीमीटर कर दो तो 10 to the power 2, राइट। तो अब ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर। तो ये हुआ इसका आंसर, राइट। तो ये था पार्ट 1 ऑफ दी सॉल्व MCQs। अगर आपको ऐसे ही और चाहिए तो सेकेंड पार्ट भी आ रहा है। कीप वॉचिंग। इफ यू लाइक this video and if you find it helpful, please subscribe to my channel and keep sharing the video. Thank you so much.